तो हम लोग कल थे वर्नियर कैलिपर्स में, अब चलते हैं जीरो एरर। एक चीज ध्यान रखना कि जीरो एरर ना फाइनल रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट की जाती है, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल रिजल्ट। नाइन्टी 99% केसेस में तो जीरो एरर ही होती है, लेकिन बाई द वे जीरो करेक्शन अगर कहीं पे लिखा हो, जीरो करेक्शन अगर कहीं पे लिखा हो तो फिर वो ऐड की जाती है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि मेन ये जीरो एरर ही होती है, ध्यान से देखना जो है। तो सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, सबसे पहली बात, इसका मतलब तुम ज्यादा रीड कर रहे हो, ध्यान से देखना। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है यू आर रीडिंग मोर। दूसरी बात, इसका मतलब लास्ट में तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों? नहीं होता जो है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करोगे। और तीसरी बात, ये तुम्हें याद होगा कि जो मेन स्केल होता है, ये तो फिक्स होता है ना, जबकि वर्नियर स्केल ये स्लाइड करता है, क्यों? चौथी बात, अब तुम ये जानते होगे कि हम जब दोनों जॉज को मिला देते हैं जो है, तो दोनों के जीरो अगर कोइंसाइड करते हैं, क्यों? मतलब दोनों जो जॉज हैं वो जब बिल्कुल एक दूसरे से टच करें, और दोनों के जीरो कोइंसाइड करें, क्यों? बोथ जीरोज अगर कोइंसाइड करें तो कोई एरर नहीं होगी। क्यों? यस, समझ में आया बेटा जो है, कि दोनों के जॉ तुमने टच किए और दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर का जीरो आगे है, ऐड है, तो इसका मतलब तुम ज्यादा रीड करो ना फिर जो है, क्यों? नहीं है, ये मेन ये हुआ ना कि इफ जीरो ऑफ वर्नियर, जीरो ऑफ वर्नियर ये अहेड हो मान लो, तो तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम ज्यादा रीड कर रहे हो बेटा जो, ये बताओ जो है। नहीं है, ये बता, देन यू आर रीडिंग मोर, क्यों? मतलब एक्चुअल में तो दोनों के जीरो कोइंसाइड करनी चाहिए थे, क्यों?
नहीं होता, दोनों के जीरो कोइंसाइड करने चाहिए थे, लेकिन वर्नियर के जीरो आ गए तो ऑब्वियस सी बात है तुम ज्यादा रीड कर रहे हो जो है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गई, बस हो गया, ये पॉजिटिव जीरो एरर। टीएम बता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है, बता क्लियर है कि नहीं, बता जो है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देख ले तब समझ में आएगा। जब तुमने जॉर्ज को टच किया तो वर्नियर जीरो ये आगे था, और फोर्थ वो कोइंसाइड कर रहा था, समझ गया ना, दोनों का जो कोइंसाइड करता है बेटा जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब तुमने क्या किया, अब तुमने एक स्फीयर बीच में रख दिया, स्फीयर केप्ट बिटवीन जॉर्ज, तो तुम्हें मान लो 2.4 सेंटीमीटर ये तो क्लियर दिख रहा है, क्लियर विजिबल, और साथ में सिक्स्थ वो कोइंसाइड कर रहा है, तो तुम्हें डायमीटर निकालना है। तो देख पीएम 2.4 सेंटीमीटर तो हो ही गई रीडिंग, प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट ये और हुई, लेकिन ये बता कि ये पॉजिटिव जीरो एरर थी क्यों, तो इतना सब्ट्रैक्ट और करेगा, क्यों सब्ट्रैक्ट और करेगा, तो ये कितना हो गया बता जो है, -4 इंटू लीस्ट काउंट। बता पीएस समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बता जो है 2.4 सेंटीमीटर तो है ही है, 6 इंटू लीस्ट काउंट ये हो गया, और उसमें से 4 इंटू लीस्ट काउंट सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये फाइनली कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितनी होती थी, तेरे को याद होगा 0.1 मिलीमीटर होती थी या 0.01 सेंटीमीटर होती थी ना, नहीं बता 0.01 सेंटीमीटर होती थी, तो मेरे ख्याल से आंसर जो आ जाएगा वो 2.42 सेंटीमीटर आ जाएगा। टीएम कोई डाउट है, जीरो एरर में कोई भी डाउट है, ये बता जो है कि दोनों जॉर्ज को अगर टच करेगा तो दोनों के जीरो कोइंसाइड करने चाहिए, और मेन स्केल तो फिक्स रहता है, वर्नियर स्केल स्लाइड होता है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो ऐड है आगे है तो ऑब्वियस सी बात है तुमने ज्यादा रीड किया इसका मतलब, तो लास्ट में तुम्हें वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर ये कर। अब चलते हैं स्क्रू वेज। स्क्रू गेज, सबसे पहली बात, एक तो इसमें मेन स्केल होता है, और एक सर्कुलर स्केल होता है, क्यों,
और मेन स्केल में कुछ ऐसे होता है ना, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर एंड सो ऑन। क्यों ये होता है? और सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं। क्यों? और उसमें पता है मार्क ऐसे लिखा होता है, देखो 0 पहले सबसे पहले होगा, फिर 5 कुछ होगा, फिर 10 होगा, करते करते 95 होगा, और फिर 0 आ जाएगा। तो अब के 0 का मतलब ये 100 मार्क हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बता। समझ में आया ना? सर्कुलर स्केल में कुछ ऐसे चलता है, 0, 5, 10, 95 चलेगा, फिर वो 0 आ जाएगा। एक तरीके से ये हो गया। ठीक। तीसरी बात, सर्कुलर स्केल एक पूरे रोटेशन में, इन 1 फुल रोटेशन, वन मिलीमीटर चलता है ना? नहीं है? बताओ जो है, एक पूरा जब रोटेशन होगा तो 1 मिलीमीटर चलेगा। और इसको तुम जानते हैं, हम मैग्नेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इसको हम पिच कहते हैं। क्यों? ये समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं पिच। चौथी बात, अब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्यों? यस, क्लियर हुआ बेटा? ये बता जो है, ये होता है। जैसे अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, देख पिच तो हो गई 1 मिलीमीटर की। क्यों? पिच हो गई 1 मिलीमीटर की, और नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने तुमसे कहा 100 हो गए, तो इसका मतलब पिच कितनी हो गई बताओ? 0.01 मिलीमीटर की होगी। टीएम। समझ में आया कि नहीं आया? बता बेटा जो है, ये लीस्ट काउंट ये होगी, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये हो गया क्लियर जो है। ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिफ्थ, नो एरर कब होगी? जब वो बिल्कुल तुम स्क्रू को वहां ले आओगे ना, जैसे जॉर्ज को हम बिल्कुल वो कर देते हैं बेटा, टच कर देते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए ना, ध्यान से देख। तो इसका जो 0 है जस्ट यहाँ पे दिखना चाहिए बेटा ये, और ये 0 यहाँ आना चाहिए। ये मतलब ऐसे समझ लो, ये है बेटा, इसका 0 कुछ ऐसे दिखना चाहिए। कुछ समझ में आया बेटा क्या कह रहा हूँ मैं जो है? ये हो गई देखिए, ये इसका 0 हो गया एक तरीके से ना, और ये इसका 0 आ गया, और फिर ऐसे कुछ इधर 5 होना चाहिए, और इधर कुछ 95 होना चाहिए। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई एरर नहीं हुई इसमें। जैसे वहां पे जॉर्ज को नहीं करते थे हम, जॉर्ज को बिल्कुल जब टच कर दिया बेटा जो है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब पॉजिटिव एरर क्या होगी देख, मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ रहा होगा ना?
पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर ऐसी होगी कि इसका जीरो ना मेन स्केल का तुम्हें दिख रहा होगा बेटा जो है, पता लगा तुम्हें इसका ये ना जीरो दिख रहा है बेटा जो है, ये दिख रहा है तुम्हें जो है, और यहाँ पे तुम्हें 5 दिख रहा है, और ये इधर जीरो कुछ ये है। बता ये समझ में आया क्या होगा बेटा? पॉजिटिव एरर कुछ लग रही है कि नहीं लग रही है बता जो है, वहां पे मतलब 5 दिख रहा होगा तेरे को जो है उस जगह पे जो है। ठीक, ये जो बेस लाइन है ना ये वाले लाइन पे कहले, तो इसका मतलब इसमें जो एरर आ गई वो 5 इंटू लीस्ट काउंट हुई। तन्मय बता, तन्मय बताइए, बता समझ में आया कि नहीं आया? बता इसकी एरर कितनी हो गई? 5 इंटू लीस्ट काउंट हो गई। ठीक, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देख बताता हूँ मैं तेरे को जो है, कभी कभी ना ऐसा भी हो सकता है कि पता लगा जीरो तो छोड़ तू, उसका तेरे को 1 भी दिख रहा है, पता लगा 0 1, और उसके बाद इधर कहीं 7 दिख रहा है, और फिर इधर कहीं 0 है। ठीक है, सेवंथ मतलब 7 छोड़ो, चल 7 वाला बड़ा नहीं होता, 10th कर देता हूँ मैं, मान लिया इसको मैं कर देता हूँ 10th मान लिया। तो इसकी पता इसमें एरर कितनी है देख, इसमें जो एरर है वो 1 मिलीमीटर तो साफ साफ दिख ही रहा है, प्लस 10 इंटू लीस्ट काउंट, ये और है, बता क्लियर है कि नहीं है? टीएम बता, 1 मिलीमीटर तो तेरे को साफ साफ दिख ही रहा है जो है, क्यों? 1 मिलीमीटर तो साफ साफ दिख रहा है, साथ में 10 इंटू लीस्ट काउंट और होगा। पीएस बता बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 तो साफ साफ दिख रहा है ना मेरे को, 1 मिलीमीटर तो साफ साफ दिख रहा है, साथ में 10 इंटू लीस्ट काउंट और हो गया, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गई है ना। और अब चलते हैं नेगेटिव एरर। इसमें तेरे को मेन का जीरो दिखेगा ही नहीं, जब तू बिल्कुल वो करेगा ना इसमें, जब स्क्रू को बिल्कुल वहां पे ले आएगा बेटा, तो मेन का जीरो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, पता लगा यहाँ पे तेरे को 95 दिख रहा है मान ले, और उसका जीरो ये होगा। लेकिन ये बता कि इसमें जो एरर है वो क्या 95 इंटू लीस्ट काउंट है? बता, यस बता, इसमें एरर क्या 95 इंटू लीस्ट काउंट है? टीएम बता, ये नहीं है, ये एक्चुअल में 5 इंटू लीस्ट काउंट है। क्योंकि ये 95 डिविजन्स पीछे है, समझ गए ना, बिकॉज इट इज 5 डिविजन्स बिहाइंड। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये समझ में आया या नहीं आया बेटा बता? पीएस समझ में आ गया बेटा जो है, तो एरर इसमें 95 इंटू लीस्ट काउंट मत करना जो है, समझ गए ना, इसको करेगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये करेगा। ठीक, अब एक एग्जांपल देख ले तो तेरे को और क्लियर हो जाएगा। जब कुछ नहीं रखा, हाँ नथिंग kept,
तो तेरे को कुछ ऐसी फिगर दिख रही है, पता लगा यहाँ पे तेरे को 93 दिख गया मान ले, ठीक है, फिर 95 होगा और इधर कहीं 0 होगा, ठीक है, ये हो गया, ये तो ये हो गया। अब ये बता पहले इसमें एरर कितनी है, बता जो है इसमें, बता एरर कितनी है बेटा जो है, इस फिगर में कितनी एरर है जरा बता जो है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली लाइन पे कह रहा हूँ मैं जो है, इसमें जो एरर है वो 7 इंटू लीस्ट काउंट है, क्यों? हाँ, और ये कौन सी एरर है जरा बता, इसमें कौन सी एरर है बता जो है इसमें, इसमें नेगेटिव एरर है। समझ गए ना? इसका मतलब लास्ट में क्या करोगे बताओ उसको, लास्ट में ऐड करोगे, क्यों? ये हो गया, ये तो था जब तुमने कुछ नहीं रखा। अब जब तुमने वायर एक रखा बीच में, तो तुम्हें कुछ ऐसे दिख रहा है, मान लो इधर 0 मान लो, इधर 1, इधर 2 और इधर कुछ 36 मान लो, ये हो गया। अब ये बताओ डायमीटर ऑफ वायर कितना हुआ, हाँ ध्यान से देखना, डाया ऑफ वायर कितना हुआ, टीएम देखते हुए चलना बेटा जो है, देख 2 मिलीमीटर तो साफ साफ दिख रहा है, क्यों? प्लस 36 इंटू लीस्ट काउंट, प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट, बता क्लियर है या नहीं है? टीएम जरा बताइए क्लियर है कि नहीं, बता 2 मिलीमीटर तो साफ साफ दिख रहा है, 36 इंटू लीस्ट काउंट और हो गया, और उसमें 7 इंटू लीस्ट काउंट और हो गया, क्यों? तो ये कितना हो गया, 2 मिलीमीटर प्लस 43 इंटू लीस्ट काउंट, समझ में आया? और लीस्ट काउंट इसकी कितनी होती है, 0.01 मिलीमीटर होती है ना, क्यों? मतलब 0.01 मिलीमीटर होती है कि नहीं होती, बता जो है 0.01 मिलीमीटर, तो इसका आंसर कितना आ गया बता, 2.43 मिलीमीटर, ये हो गया। बता कोई प्रॉब्लम? पीएस बता बेटा, कोई डाउट तो नहीं है जो है, तो ये हो गया कि स्क्रू गेज ही हो गया, तो तुम्हारा ये स्क्रू गेज भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहली बात यहाँ पे ना एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन, एम, तो ये उस लीनियर मैग्निफिकेशन से डिफरेंट है जो हमने लेंस और मिरर में पढ़ा था, समझ गए ना? एम
is different from linear magnification. स्मॉल m जो होता था, तुम्हें याद होगा, जो इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ होता था, या फिर प्लस या माइनस v अपॉन u हुआ करता था। समझ में आ गया? इससे डिफरेंट है बेटा। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है वो सीधे सीधे ना क्रॉस होती है, बस हो गया इस टाइप से। तीसरी बात, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए डिफरेंट होती है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ m, डेफिनेशन ऑफ m ये थोड़ा अलग अलग होती है बेटा, जो है डिफरेंट फॉर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। वैसे दोनों के लिए ही, फॉर बोथ m की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अल्फा दोनों के लिए अलग अलग होगा बेटा, जो है मतलब यहां पे बीटा क्या है, अल्फा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। हियर बीटा is angle subtended by final image on eye। समझ में आया? PS कि m की जो डेफिनेशन होती है वो दोनों के लिए अल्फा अपॉन बीटा होती है, और बीटा मैंने तुमसे कहा कि बीटा नहीं, अल्फा, सॉरी अल्फा, सॉरी है बेटा। अल्फा मैंने तुमसे कहा कि दोनों के लिए ही क्या होता है बता, जो है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई होता है, लेकिन बीटा दोनों के लिए डिफरेंट होता है। अब माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, सुनो। अब ध्यान से देखना, इससे तुम नजदीकी चीजें देखते हो, लेकिन छोटी चीजें देखते हो, बहुत छोटी चीजें देखते हो। अब ये बताओ तुम मैक्सिमम कितना देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट को तुमने कहां पर रखा हुआ, बताओ, जो है 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। पीयूष, ये बता, तुम्हें छोटी सी चीज देखनी है बेटा, जो है तो उस छोटी सी चीज को सबसे बड़ा तुम कहां पे देख सकते हो, बताओ, जो है सबसे बड़ा कहां पे देख सकते हो जब तुम उसको 25 सेंटीमीटर पर रखते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ, जो है टीएम पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे तुम छोटी चीजें देखते हो जो तुम्हारे नजदीक में है, नहीं है। अब उस छोटी सी चीज को सबसे बड़े से बड़ा तुम कब देख सकते हो, बताओ, जो है जब तुम्हें 25 सेंटीमीटर पे रखा हो। क्यों? तो इसका मतलब बीटा हो गया एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when kept at 25 सेंटीमीटर और
डी। समझ में आ गया? बताओ। अच्छा, अब तुम्हें मैग्निफिकेशन का समझ में भी आ रहा होगा ना कि मान लो बीटा जो है 10 डिग्री है और अल्फा तुमने 50 डिग्री कर दिया, मान लो सपोज करो, तो तुमने एक तरीके से 5 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर दिया ना। पीएस बता बेटा, जो है बीटा मान ले 10 डिग्री है, तो तुम नेकेड आई से, समझ गए ना, तुम नेकेड आई से, अच्छा ये नेकेड आई की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये फ्रॉम नेकेड आई। नेकेड आई से मान लो तुम मैक्सिमम 10 डिग्री देख सकते थे, समझ गए ना। जब तुमने ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखा और तुमने माइक्रोस्कोप से अब 50 डिग्री एंगल बना दिया, विजुअल एंगल जिसे हमने पढ़ा था, तुम्हें याद होगा, तो इसका मतलब एक तरीके से माइक्रोस्कोप ने उसको 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया या नहीं कर दिया? बता यस, बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि नेकेड आई से तू किसी को मैक्सिमम साइज कब देख सकता है? जब उसको डी पे रखे जो है, और वो मान ले 10 डिग्री सबटेंड किया और माइक्रोस्कोप ने उसको 50 डिग्री एंगल कर दिया, तो एक तरीके से तूने कितना वो कर दिया, मतलब मैग्नीफाई, उसको 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप से तो तुम दूर की चीजें देखते हो ना, नहीं है? और उसको तुम 25 पे तो ला नहीं सकते, क्यों? यू कांट ब्रिंग far objects at 25 सेंटीमीटर। बता, ये समझ में आ रहा है बेटा? इससे तो तुम दूर की चीजें देखते हो, तो तुम वो तो कर नहीं सकते उसको, फार ऑब्जेक्ट्स को ये तो कर नहीं सकते कि 25 सेंटीमीटर पे ला सकते हो। तो यहाँ पे जो बीटा होता है, ये होता है एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when seen from naked eye। और ये ऑब्जेक्ट जहां पे है वैसे ही रहने दो, एज इज वेयर इज। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। जो है जहां पे ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, हमने देख लिया है ना, पता लगा वो 2 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, और टेलीस्कोप के बाद मान लो वो 20 डिग्री हो जाता है, मान लो वो एंगल 20 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब कितना मैग्नीफाई कर दिया टेलीस्कोप ने? 10 मैग्नीफाई कर दिया, सो गया। पीएस इसकी भी पता लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता। जो है भाई, टेलीस्कोप से तो तुम दूर की चीजें देखते हो, क्यों नहीं? टेलीस्कोप से दूर की चीजें देखते हो जो है, तो उसको तो तुम 25 पे ला नहीं सकते जो है। तो फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, जहां पे है जैसा है वैसे पड़े रहने दो। वहां से हमने देखा कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो 2 डिग्री कर रहा है, और टेलीस्कोप के बाद वो 20 डिग्री हो गया मान लो, तो इसका मतलब टेलीस्कोप ने 20 मैग्नीफाई कर दिया, 10 मैग्नीफाई कर दिया। क्लियर हो गया होगा ना? दोनों की डेफिनेशन लॉजिकल भी लग रही होंगी तुम्हें जो है। ठीक है, अब एक यहाँ पे नोट पॉइंट है कि टेलीस्कोप से हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं जो है, क्यों? लेकिन हम जो फॉर्मूले डिफाइन करेंगे ना, उसमें ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे बेटा। समझ में आ रहा है? फ्रॉम टेलीस्कोप we can see the objects kept at some finite distance।
like 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक्सेट्रा। लेकिन मैंने तुमसे कहा यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे जो हम कैपिटल M पढ़ेंगे वो उस लीनियर मैग्निफिकेशन से डिफरेंट होगा जो V अपॉन U होता था, प्लस माइनस V अपॉन U होता था, या इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ होती थी। दूसरी बात, M की जो यूनिट होगी वो क्रॉस होगी। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए उसका फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा होगा। अल्फा दोनों के लिए कॉमन है और वो क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। बीटा में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। माइक्रोस्कोप से हम नजदीकी चीजें देख सकते हैं, तो नेकेड आई से मैक्सिमम एंगल तुम्हें तब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट को तुम 25 सेंटीमीटर पर रखोगे, तो वो इसके लिए बीटा हो गया। और टेलीस्कोप में आप दूर की चीजें देख सकते हो, उसको 25 पे ला नहीं सकते, तो ठीक है जहां पे है जैसा है वहीं पे देखा हमने और देखा कि कितना एंगल सबटेंड किया, और फिर हमारे टेलीस्कोप ने उसको कितना एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो उनका जो रेशियो आ गया वो m आ गया कैलोरी में। और एक चीज मैंने और बताई कि टेलीस्कोप से हम कुछ फाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, सिंपल वो है बेटा, और कुछ नहीं है, सिंपल कन्वेक्स लेंस है। जैसे तुम्हारे ज्वेलरी शॉप वाले नहीं देखते बेटा जो है, नहीं होता ज्वेलरी शॉप में, तुमने देखा होगा ज्वेलरी शॉप्स में देखा होगा बेटा जो है, तो सिंपल कन्वेक्स लेंस है बस हो गया जो है। ठीक, दूसरी बात, अब मान ली ये ऑब्जेक्ट है h हाइट का और इसको मैंने d डिस्टेंस पे रख दिया, यहाँ पे I है, तो इस एंगल को मैं बीटा कहूंगा ना, क्यों? बता टीएम, ये बता, इस एंगल को बीटा कहूंगा बेटा, ये बता जो है कि d डिस्टेंस पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो एक बात बता, बीटा को मैं h अपॉन डी रख दूं, ये हो गया, अभी यूज करूंगा इसको। तीसरी बात, अब चलते हैं कन्वेक्स लेंस में। इसी को मैं सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहा हूं जिसको, इसमें ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं O और F1 के बीच में रखूं, तो जो इमेज होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? क्यों? अगर मैं ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखूं तो इमेज क्या बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, बस हो गया जो है, समझ गए ना, उसी को प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर मान ले, ये F1 है, यहाँ पे रख दिया मैंने h हाइट का, ध्यान से देखना।
अब एक तो सीधे चलेगी रे और एक ऐसे आई और ये इधर से गई F2 से, और जब इसको एक्सटेंड किया तो पता ये बना इमेज। बता क्लियर है या नहीं है? बता पीएस, ये हो गया। और यहां पे हम फिर आई रख देंगे, तो इमेज ने इस वाले एंगल को ये हम अल्फा कह देते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये अल्फा कह देते हैं और ये यू कह दिया। अब ये बता, जो अल्फा एंगल हो गया वो तेरे को H/U दिख रहा है? देख जरा, देख जरा, दिख रहा नहीं? ये इक्वेशन 1 हो गई। ये तो इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। अब ये बता कि जो मैग्निफिकेशन था वो अल्फा अपॉन बीटा था ना, तो इसका मतलब H/U अपॉन H/D, इसका मतलब D/U आ गया। बता टीएम क्लियर है कि नहीं है? बता जो मैग्निफिकेशन D/U आ गई, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात, D की वैल्यू तो फिक्स है, इसका मतलब जो M हुआ वो फंक्शन ऑफ U आ गया ना? बता, बता ये क्लियर है कि नहीं? बता जो है M की वैल्यू फंक्शन ऑफ U आ गई ना एक तरीके से जो है। ठीक, अब दूसरी बात देख, अगर तू बिल्कुल रिलैक्स आई से देखना चाहता है, कोई आई में स्ट्रेन ना हो, रिलैक्स्ड आई, तो फिर जो फाइनल इमेज होनी चाहिए वो इन्फिनिटी में होनी चाहिए। क्यों? बता। ये तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स आई से, मतलब पैरेलल हो जाए रेज। मतलब फाइनल इमेज का मतलब क्या होता है, ये मैंने शुरू में बताया था। फाइनल इमेज का मतलब ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिटी पे बन रही है बेटा, वहां तो कुछ भी नहीं बनेगा। समझ गया ना? मतलब फाइनल इमेज का मतलब क्या हो गया कि सारी की सारी रेज क्या हो गई बेटा जो है, इसका मतलब ये हो गई कि रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। क्यों? रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस वो पैरेलल हो जाती है, इसका ये मतलब हुआ ना। अब वो अलग बात है, उसके बाद इन पैरेलल्स को जो हमारा आई लेंस होगा वो हमारे रेटिना पे उसकी इमेज बना देगा, बस हो गया। समझ गए ना? ये हो गया। तो फाइनल इमेज अगर तुम्हें इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये बताओ कि u की वैल्यू तुम्हें f के इक्वल नहीं रख देनी चाहिए? बताओ, बता टीएम, बता बेटा जो है u की वैल्यू f के इक्वल रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? बता जो है। तो इसका मतलब उस केस में मैग्निफिकेशन तुम्हें कितना मिलेगा फिर जो है? उस केस में तुम्हें जो मैग्निफिकेशन मिलेगा, देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन आएगा
वो डी अपॉन एफ होगा। और चलो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, एम इन्फिनिटी बोल देता हूँ। ये तो एक केस तो ये हो गया रिलैक्स टाइप। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन यू का फंक्शन हो गया बेटा जो है, ठीक। तो एक तो एक्सट्रीम केस ये हो गया, मतलब वन एक्सट्रीम ये हो गया, वन एक्सट्रीम। तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स चाहिए जो है। अब दूसरा अदर एक्सट्रीम क्या हुआ सुनो। अदर एक्सट्रीम ये है कि तुम्हें मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए। मुझे इससे मतलब नहीं है आई में स्ट्रेन हो या कुछ भी है, मेरे को इससे मतलब नहीं चाहिए, मुझे मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए बेटा। तो इसका मतलब स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगा ना। समझ में आ रहा है तन मैं क्या कह रहा हूं बेटा जो है, कि दूसरा एक्सट्रीम ये हो गया कि मेरे को इससे मतलब नहीं तुम्हें आई में कितना भी स्ट्रेन पड़े, ठीक, मैग्निफिकेशन मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए फिर, फाइनल इमेज वो फिर डी पे बननी चाहिए। बस हो गया। टीएम समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। उस केस में फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए जरा बता, डी पे बननी चाहिए, क्यों नहीं है? अब फाइनल इमेज है डी पे, ऑब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखना बेटा जो है, दिस इज फाइनल इमेज नॉट ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज को डी पे बनाना, ऑब्जेक्ट को डी पे नहीं बनाना बेटा, ये ध्यान रखना जो है। मतलब ऐसे समझा ना, ध्यान से देख बेटा जो है, बताता हूं तेरे को। फाइनल इमेज तो ये हो गई, इसको तूने डी पे बनाया, तो ये एंगल अल्फा बना फिर। और जब तुमने ऑब्जेक्ट को डी पे रखा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है। ये एस था, ये एस डैश है। जब इसको तुमने डी पे रखा तो फिर ये एंगल क्या था बता जो है, ये एंगल बीटा था। अब जो हमारा एम आया वो अल्फा अपॉन बीटा आया, ये कह लीजिए। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ एम एट डी भी कह सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा? पीएस बता, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बता जो है, कि फाइनल इमेज जब डी पे आएगी तो वो जो एंगल बनेगा वो अल्फा बना, और जब तूने ऑब्जेक्ट को डी पे रखा था तो वो जो एंगल बना था उसको हमने बीटा बोला था बेटा जो है, ये कह रहे जो है, ठीक। अब ये बता कि फाइनल इमेज मुझे डी पे चाहिए, फाइनल इमेज मुझे डी पे चाहिए। तो इसका मतलब मुझे v की वैल्यू फिर माइनस डी चाहिए, कोई डाउट? टीएम मतलब बेटा कोई डाउट तो नहीं है? फाइनल इमेज अगर डी पे चाहिए तो इसका मतलब बी की वैल्यू माइनस डी चाहिए। अब तू लेंस फॉर्मूला लगा दे बस, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता था। हाँ, अब तूने रख दिया v को माइनस डी रख दिया, u को माइनस u रख दिया, और f को प्लस f रखा। बता कोई डाउट? बता, क्लियर है? तो यहां से जरा देखना 1/u की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1/d प्लस 1/f आ रही है।
और हमारा m कितना था जरा बताओ? m था d/u, या कह लो d इंटू 1/u, या कह लो d टाइम्स 1/f प्लस 1/d। इसका मतलब m की जो वैल्यू आ गई यहां से वो आ गई 1 प्लस d/f आ गई, और इसको मैंने md बोल दिया। देख जरा tm, समझ गए ना? और m इंफिनिटी हमारा कितना था? वो था d/f था। क्यों? अब तेरे को इन दोनों से लग रहा होगा कि जो md है, ये बात सही है कि वो m इंफिनिटी से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे I क्या है बता जो है, यहाँ पे I रिलैक्स है, और यहाँ पे I में क्या है बता जो है, मैक्सिमम स्ट्रेन है, बस हो गया। तो अब ये तेरी चॉइस है कि तू रिलैक्स्ड आई से थोड़ा कम मैग्निफिकेशन चाहता है, या स्ट्रेन्ड आई से ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहता है, या फिर उसके बीच में कहीं जाता है। और मेरे ख्याल से वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फाइनल इमेज डी पे थी, इसका मतलब एच डैश डी पे था, तो वो जो एंगल बना वो अल्फा बना। और जब तुमने ऑब्जेक्ट को डी पे रखा था, एच को डी पे रखा था, तो वो जो एंगल बना था वो बीटा एंगल बना था, और फिर अल्फा अपॉन बीटा उसको हमने मैग्निफिकेशन बोला था। क्लियर है पीएस और टीएम? बता, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं ना? और एम की डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से लॉजिकल लग रही होगी दोनों से जो है। तो बस हो गया, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना? ज़्यादा क्या पढ़ना, आराम आराम से पढ़ो, बाकी करते हैं चलो नेक्स्ट टर्न पे, ठीक? ओके, थैंक यू।